force on a current carrying conductor placed in a magnetic field। टॉपिक है force on a current carrying conductor placed in magnetic field। ठीक है, एक सभी लोग समझ लो बेटा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। देखो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लो, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली जिसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर है। सही है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक एल लेंथ का कंडक्टर रखा गया है, एक एल लेंथ का कंडक्टर रखा गया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए। सही है, इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे खूब सारे। सही है, अब इस कंडक्टर से ध्यान समझ में आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये टेक्निकली एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल ही तो है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज्ड पार्टिकल ही है। तो ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और ये कंडक्टर जो है वो v वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है। कंडक्टर की वेलोसिटी कितनी है, v। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए कंडक्टर रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर मूव करेंगे। कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं ना, तभी तो वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके मूवमेंट की वजह से विद इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगेगा। शिखर, सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ शिखर, QBB sin थीटा, QBB sin थीटा। सही है ना? अब देखो F इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E। सही है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इनकी वेलोसिटी क्या होगी, Vd। इनकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज Vd? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इनटू B sin थीटा। ये वो फोर्स है जो हर चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। क्या बोल रहे समझ में आया कुंदन? ये वो फोर्स है जो हर चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा इनसाइड द कंडक्टर। अब यहाँ पे हमको ये बताइए Vd और B के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, और जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स। तो पहले तो आप लोग Vd डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, देखते हैं। अब देखो इस कंडक्टर के अंदर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये कंडक्टर में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब हमें ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, करंट के अपोजिट। तो ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में है तभी तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए बेटा इधर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बैठो भाई जल्दी बैठो, चलिए देखिए अब हमको ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इधर की तरफ, करंट हो गया इधर की तरफ,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा नीचे लगेगा? अभी इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा है ना, FBI। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, करंट किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो फोर्स कहाँ लगेगा? तो इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला, हर चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ होगा, F। बोलो बात समझ में आ गई? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गई, कोई समस्या? अब ये जो फोर्स है ये किस पे लग रहा है? एक चार्ज पार्टिकल पे, जिसका फॉर्मूला है EVD sin थीटा। तो पूरे के पूरे कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा? सभी इलेक्ट्रॉन्स के फोर्स के सम के बराबर। सभी इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाले फोर्सेस के सम के बराबर इन सभी, इस कंडक्टर पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? फोर्स ऑन n इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो टोटल फोर्स कितना लगेगा? टोटल फोर्स विल बी फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सुनिएगा, ये n इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये आप गिन सकते हो? एक कंडक्टर के अंदर न जाने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो गिना नहीं जा सकता है। इसीलिए ये जो कैपिटल N है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग, समझना, यूजिंग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सान्या, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? सान्या, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? जल्दी आगे बैठ जाओ बेटा, जल्दी बैठ जाओ। सान्या, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? आपका अभी टेस्ट हुआ था, कब हुआ था? शांत, कब टेस्ट हुआ था? परसों? और यही चैप्टर था। हाँ अन्या, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? नहीं याद है? क्यों नहीं याद है? अभी परसों टेस्ट हुआ था, आप लोगों ने टेस्ट दिया और आप लोगों ने कहा था आपकी तो मैं सब पढ़ के आई हूँ, मैंने सब किया है। भैया किया आप लोगों ने कुछ? अखंडा, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? अखंडा बोलो। अमन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर लेंथ ऑफ कंडक्टर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। आशुतोष, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? हाँ, नहीं पता है? क्या नहीं पता है? तुम बताओ भाई। स्वास्थ्य का बोलिए बेटा। N by L। विशेष तुम बताओ, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? एवोगैड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक मास। ये पता नहीं कौन सा बोल उठा के ले आए हैं कहां से? हां, N by V क्या होता है? N by V अंश। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट। तो यहां से सुनो बेटा, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए कैपिटल N, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू। तो यहां से कैपिटल N की वैल्यू क्या निकल के आएगी? स्मॉल n इनटू a इनटू l। समझ आया कि नहीं आया? अनंत, नहीं आया? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू आई है वो आई है NaL। अब ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, हम इधर लिख रहे हैं, आप लोग पहले वो लिखिएगा फिर ये लिखिएगा। तो फोर्स ऑन कंडक्टर कितना होगा? F इज इक्वल टू, F डैश की जगह क्या लिखोगे? EVD sin थीटा इनटू N की जगह क्या लिखोगे? NaL
F इज इक्वल टू स्मॉल n E A V D इंटू बी एल साइन थीटा। तनीषा, व्हाट इज एन ई ए बी डी? तनीषा, व्हाट इज एन ई ए बी डी? श्रेष्ठा, व्हाट इज एन ई ए बी डी? आनंद, पलक, व्हाट इज एन ई ए बी डी? तो ये पलक कह रहे हैं, जिया, आई बी एल साइन थीटा। ये पूरे के पूरे कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स है, नहीं समझे? हर चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स क्यू वी बी, पूरे के पूरे कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स आई बी एल साइन थीटा। बना तो उसी से, पूरे कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाले फोर्सेस के सम के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? अब इसमें आप लोग ने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस किया? ये जो बच्चे कह रहे थे कि मैं टेस्ट की तैयारी करके आई हूँ, तैयारी करके आया हूँ, दुनिया कुछ नहीं तैयारी की थी आपने, केवल मुझे बेवकूफ बनाते हो आप लोग और अपने पेरेंट्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, I इक्वल टू एन ई ए बी डी, ये परसों लिए गए टेस्ट के ही चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले हैं। बताइए श्रेष्ठा, टेस्ट दिया था आपने? क्यों नहीं दिया था? सर दर्द हो रहा था? हाँ, तो पढ़ी नहीं थी, मतलब तैयारी भी नहीं की थी, फेल होके बैठी हुई है। और आप सामने, आपको कहेंगे ना आपसे पढ़ेंगे हम, ये पढ़ के आई थी? कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई करते हो आप लोग। बनाओ, चलो डायग्राम बनाओ, कहानी बोल रहे हैं, लिख लो। अच्छा, ये डायग्राम बन गया सबका? देखो जो बोल रहे हैं, कंसीडर अ कंडक्टर, कंसीडर अ कंडक्टर, ठीक है, ऑफ लेंथ स्मॉल l, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l and cross sectional area A, ठीक है, is connected to a battery, is connected to a battery, ये कंडक्टर जो है बैटरी से कनेक्टेड है, वहीं से करंट आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखिए, कनेक्टेड टू अ बैटरी, let this conductor be placed, let this conductor be placed in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field of intensity B, the uniform magnetic field of intensity B, ठीक है, directed vertically downwards to the plane of paper, इसका डायरेक्शन कहाँ है? vertically downwards to the plane of paper, ठीक है। This conductor carries a current I. This conductor carries a current I. Comma, has free electron density small n. Free electron density क्या है? Small n. Free electron density small n. And drift velocity Vd, and drift velocity Vd, समझ गए? और इसकी drift velocity क्या है? Vd। कोई समस्या? अब पूरा लिख दोगे? पूरा लिख दो।
हाँ तो भैया देखो, देखिएगा, समझ आ गया? दिमाग में रखना इस बात को, एक चार्ज पार्टिकल पे जब फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो QVB sin थीटा, और अगर L लेंथ के कंडक्टर के अंदर, जिसके अंदर कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उन पे आइडियल sin थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए सभी लोग, F का फॉर्मूला IBL sin थीटा जैसे लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको हम लोग F इज इक्वल टू ILB sin थीटा भी लिख सकते हैं। वेक्टर F इज इक्वल टू I स्केलर क्वांटिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? तो L क्रॉस B। अब देखो समझ ही गए होगे। ये बताओ कंडक्टर की लेंथ किस डायरेक्शन में थी, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में थी? दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलरली होंगे, मतलब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, लेकिन लगने वाला फोर्स इन दोनों के ही क्या होगा? इन दोनों के बीच का एंगल थीटा रहेगा, लेकिन ये हमेशा इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब समझिए। ठीक है, इसके बाद लिखिए, टॉपिक डालिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये लिखने के बाद, वेक्टर फॉर्म लिखने के बाद, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में लगने वाला फोर्स। सभी लोग ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है? मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है I1, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट कितना है? I1। करंट कैरिंग कंडक्टर्स P और Q, इन पे करंट है, आज ध्यान देना, I1 और I2, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। अब हमें इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला पता करना है, ठीक है? आओ, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान दो, समझ से करना। अरे अंदर देखो, इस कंडक्टर से I1 करंट फ्लो कर रहा है, और इससे जो I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो R डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अगर ये करंट है तो क्या डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगी R डिस्टेंस की दूरी पे, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और इसकी वजह से यहाँ पे। तो हम इसकी वजह से यहाँ के हिसाब से काम कर रहे हैं, दोनों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, दोनों के हिसाब से बता दें। चलो, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इसकी वजह से उस साइड डाउनवर्ड है, मतलब इस साइड क्या होगी? तो एक यहाँ पे अपवर्ड फील्ड होगी, अगर करंट सेम डायरेक्शन में आ रहा है समझ में। अगर इसको करंट को अपोजिट डायरेक्शन में कर दोगे तो यहाँ पे भी डाउनवर्ड फील्ड ही क्रिएट होगी। बेटा सुन रही है ना? फिलहाल इसकी वजह से यहाँ पे डाउनवर्ड फील्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे कौन सी फील्ड है? अपवर्ड फील्ड है। बात सही है? उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर P carrying current I1 at distance R on R। मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 डिवाइडेड बाई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इनफाइनाइट साइज में। ठीक है, क्या गया समझ में? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब सही समझो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है? पूरे के पूरे कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे।
इस कंडक्टर से करंट किधर फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर की लेंथ कैसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ कहाँ है, तो क्या इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लेफ्ट एफ बी आई। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, करंट किधर है, फोर्स किधर लगेगा, तो इस कंडक्टर पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि इसकी वजह से होगा इस पे, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर Q ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B, F इज इक्वल टू IBL, साइन कितना 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और लेंथ वेक्टर कहाँ है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो F इज इक्वल टू, यहाँ पे I की जगह क्या I2 होगा, I2, B की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R इनटू क्या बचा, ये L डिवाइड में ले आओ, तो F बाई L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन 2I1 I2 डिवाइडेड बाई R। ये है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर Q पर यूनिट लेंथ ड्यू टू द करंट्स इन बोथ द कंडक्टर। नहीं समझ में आया, मेन बात क्या थी, इसकी वजह से यहाँ फील्ड क्रिएट हुई, इसकी फील्ड और लेंथ की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, फोर्स, और ये वाला फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किए। नहीं समझ में आया, इसकी वजह से भी इस पे निकाल लोगे तो यही आएगा, तो आपको कितना कर लो, कोई कहानी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा चलो। तो दो कंडक्टर्स के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला समझ में आ गया। एक कंडक्टर पे IPL होता है, एक चार्ज पे QPB होता है, समझ में आ गया। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सीधा आप लोग याद कर लीजिए, सिलेबस में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। देखो व्हेन के नोट करके लिखो, नोट करके, व्हेन टू लाइक चार्जेस Q1 Q2, when two like charges Q1 Q2 moving with velocity V1 V2 when two like charges Q1 Q2 moving with velocity V1 V2 parallel to each other in the same direction, parallel to each other in the same direction, parallel to each other in the same direction, distant r from each other. Distant r from each other, ठीक है। ये देखो इन पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला हो, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ये फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 बाई R स्क्वायर। अरे कुछ है नहीं भाई, सेम फॉर्मूला है। Q1 Q2 V1 V2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अच्छा ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, हाँ प्यारी जी। देखो अभी जो हमने कंडक्टर पढ़ा था दो ठो कैरिंग करंट I1 I2 वाले ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हुई थी क्रिएट, और यहाँ जो फोर्स लग रहा था वो इधर लग रहा था तिवारी, और इसकी वजह से यहाँ जो फील्ड क्रिएट होगी और इस पे लगने वाला फोर्स इधर होगा, तो ये अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव होता है। ये आंखों से नहीं समझ में आता कि इसे अट्रैक्टिव कहते हैं, इसको भी रिपल्सिव कहते हैं। कौन बोला रिपल्सिव? तुम जब दो लोग पास आ रहे हैं तो रिपल्शन, दूर जा रहे हैं तो अट्रैक्शन है, नहीं। आज की दुनिया में अलग होता है।
हाँ? कुछ और सोच रहे हो? ये सोचे कि फोर्स ऐसे लगेगा तो रिपल होगा, पगले हैं। लिख लिया? एक इसी से एक चीज लिख लो, डिफाइन एम्पेयर। डिफाइन 1 एम्पेयर। देखो 1 एम्पेयर की डेफिनेशन यहां से बना लेते हैं। अच्छा, पिछली बार 2 लाइक चार्जेस थे, ये भी याद रखना। पॉजिटिव पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अरे आने दो, ठीक है। 2 हम कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, आज सुन रहे हो ना, फिर गलत हो जाएगा अभी, और एक और पॉजिटिव चार्ज है। 2 पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल करेंगे अगर पास लाए गए, है ना। लेकिन अगर वही दोनों पॉजिटिव चार्जेस ऐसे जा रहे हैं तब वो अट्रैक्ट, समझे नहीं समझे? मैग्नेटिक फील्ड में तब वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। देख रहे हो? देख लो, यही तो कह रहे थे, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा था, और सेम डायरेक्शन में करंट जाने का मतलब है 2 सेम लाइक चार्जेस की वजह, 2 लाइक चार्जेस की वजह से तो करंट सेम जाएगा, तब उनमें अट्रैक्शन आया। अब अगर एक प्लस होता और एक माइनस होता, वो मूव कर रहा होता, एक प्लस और एक माइनस, तो करंट इधर इधर क्रिएट होगा ना। अब ये रिपेल करेंगे, उल्टा है यहाँ पे खेला। फिलहाल डिफाइन 1 एम्पेयर हम लोग बात करते हैं। इधर देखिए, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फ्रॉम F by L equal to mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon R, सही है। अब देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ को हम 1 मीटर कर देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2, और एम्पेयर, करंट को हम 1 एम्पेयर कर दें, इसको भी 1 एम्पेयर, इसको भी 1 एम्पेयर, और दोनों के बीच की दूरी को कितना कर देते हैं? 1 मीटर कर देते हैं। बात समझ आ रही है? तो 1 एम्पेयर का करंट, 1 एम्पेयर का करंट वो करंट है जो 2 पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग क्यों बोल रहे, समझ में आ गया? क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर काम आता है, फाइनाइट के लिए तो sin phi1 प्लस sin phi2 वाला काम आता है। पता है कि नहीं पता है? तो 1 एम्पियर का करंट वो करंट है जो 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स जिनकी बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है ना। और वो 1 एम्पियर का करंट तब फ्लो करेगा उनमें जब उन कंडक्टर्स के बीच में लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर होगा। जब 2 कंडक्टर्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब सेम डायरेक्शन में करंट हो, रिपल्शन जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ करंट का डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन, और अपोजिट है तो, बस फोर्स होना कितना चाहिए? 2 × 10 की पावर पर मीटर ऑफ लेंथ अगर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब है दोनों कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? नहीं समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं, 1 एम्पियर इज द करंट, 1 एम्पियर इज द करंट which when flowing in each of the 2 infinitely long, which when flowing in each of the 2 infinitely long parallel conductors, infinitely long parallel conductors 1 meter apart in vacuum, 1 meter apart in vacuum produces between them a force of
exactly 2 into 10 की पावर -7, the force of exactly 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ, न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। नहीं समझ पाए? मतलब ये क्वेश्चन देखो एमसीक्यू में बन सकता है। अगर दो कंडक्टर्स के बीच में 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, जिनकी बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उनसे प्रोड्यूस होने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड 2 into 10 की पावर -7 होगा पर मीटर। अगर यहाँ 2 मीटर कर दोगे तो उस हिसाब से चीजें बदलेंगी, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 हो। 1 मीटर पे 2 into 10 की पावर -7, 2 मीटर पे 4। नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है? अब इन दो टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इनको हटा दें, ये देखना है, देख लीजिए। न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इन दो टॉपिक्स पे। अच्छा अभी वो वाले में न्यूमेरिकल बचे हुए कल वाले। अच्छा ठीक है अभी, अच्छा आओ। न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, बातें मत करना। देखो ये आपकी बुक का न्यूमेरिकल 28वां है। A uniform magnetic field of 6.5 गाउस, एक 6.5 गाउस की मैग्नेटिक फील्ड है। एक गाउस में कितने टेस्ला? -4 टेस्ला, ठीक है। इज मेंटेन्ड इन अ चेंबर, इतनी फील्ड है चेंबर में। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन को इतनी वेलोसिटी से फील्ड के अंदर फेंका गया, नॉर्मली टू द फील्ड। कितना एंगल बनाते हुए? नॉर्मली 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, मतलब 90 डिग्री से आ रहा है, मतलब गोल गोल घूमेगा ना। डिटरमाइन द रेडियस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। देखो रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या बताया था? mv/qb, पता है सबको? बाकी सब वैल्यू पता है आपको, मास, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड सब पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैठ लोगे ना वैल्यू। और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था? 2πm/qb। qb इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सही है। अब जरा एक बात बताओ, क्या ये फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है? अरे जब टाइम नहीं डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, कहाँ है वेलोसिटी? फ्रीक्वेंसी भी वेलोसिटी पे डिपेंड। भाई टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? अरे टाइम डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे। अंधेरों दिख नहीं रहा है क्या? कुछ भी बोलते हो, मुंह से जो निकला बोल दिया। भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा नहीं अनलेस उसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल ना हो जाए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा? और मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी तो टाइम का ही रेसिप्रोकल है ना बहनों। फ्रीक्वेंसी क्या? फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? क्योंकि टाइम पीरियड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही हैं, संबंधी हैं, समझो। एक दूसरे के बिना नहीं चलते हैं कभी भी, समझे ठंडा। पर जो तुम लोग के अंदर सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? जो मुंह में आता है बोलते हो, सोचते नहीं, कभी नहीं सोचते हो। कुछ लोग तो एकदम, और कुछ केवल सोचते हैं क्या चल रहा मेरे साथ, उनकी जिंदगी में उनके साथ क्या होगा। हटाएं। फॉर्मूला आपके पास पीछे डिराइव करवा चुके हैं, फॉर्मूला लिखना हो तो लिख लो, घर जाके न्यूमेरिकल लगाओ, वो ज्यादा समझदारी है। यही सब लिखेंगे। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 31। ये जो बीच के छोड़ हैं सब ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन, आपको वो करना है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
उसको 9 × 10⁻⁻5 टेस्ला की फील्ड में एंटर कराया गया परपेंडिकुलरली, मतलब वो रिवॉल्व कर रहा होगा। तो बताइए रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगी और भाई टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी। करो भैया। हाँ तो भैया देखो सभी लोग क्या बोला, देखो एनर्जी दे रखी है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हो, 10⁻⁻19 जूल से। सुन रहे हो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, हाफ mv², यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, घर पे कर लेना आराम से। फिर v आ जाएगा तो r = mv/qb से r आ जाएगा, और t = 2πm/qb से क्या आएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। v तो दिया ही हुआ है आप लोग को। आगे समझ में, अगला सवाल करते हैं। ये सब घर पे आप लोग लगाया कीजिए बैठ के न्यूमेरिकल्स। आजकल न्यूमेरिकल लगाती घर पे, जैसे किताब ऐसे खोली, बगल में कॉपी रखी, क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे किया कभी? हाँ करती है ना, वैसे रोज किया कीजिए, बढ़िया पढ़ा कीजिए, न्यूमेरिकल लगाया कीजिए, पढ़ा कीजिए, न्यूमेरिकल लगाया कीजिए, काहे फेल होंगे। आओ देखो अगला सवाल है हमारा, कौन बताएगा, शिखर। An electron moving at right angles to magnetic field, मतलब परपेंडिकुलरली गोल ही घूमेगा, completes a चक्कर in 1 microsecond। एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, 10⁻⁻6 सेकंड। मतलब ये शिखर क्या दिया है, टाइम पीरियड, करेक्ट है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी जिसमें ये एंटर किया, टाइम का सीधा फॉर्मूला लगा देगा 2πm/2। यहाँ t दिया है, b निकालना है, हो जाएगा क्वेश्चन। अगले सवाल पे आते हैं, केवल फॉर्मूला लगाते चले जाना एक तरफ से। अगला देखो सवाल है 33। एक इलेक्ट्रॉन A से B आ जाता है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है। अब द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट A इज, A पे वेलोसिटी है 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम A टू B। भाई इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर किया होगा, तभी वो ऐसे जा रहा है ना ए से बी। तो बताओ जिस फील्ड में इंटर किया है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और कितना टाइम लगा उसको ए से बी जाने में। कर लोगे, जिस फील्ड में इंटर किया उसकी मैग्नेटिक फील्ड बताइए और कितने टाइम में ये एंटर किया। बताओ भाई कौन बताएगा, आर का फॉर्मूला लगा देते हैं। आर का क्या फॉर्मूला होता है, mv/v। आर की जगह क्या लिखोगे शिखर, 5 ना लिखे आर की जगह, तो 5 × 10⁻⁻2 लिखे, बिना सोचे बोला, क्या आंखों ने देखा 10 दिख रहा है उनको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻, वेलोसिटी 10⁻7, चार्ज 1.6 × 10⁻−19। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से बी। सेकंड पार्ट कह रहा है ए से बी जाने में कितना टाइम लगा। अनुराग ए से बी जाने का टाइम बोलो बेटा। हाँ कौन बोल रहा है, आशुष? सोचे कि नहीं सोचे, पहले सोच के बोल रहा है 2πm/2। वो 2πm/2 जो है वो पूरा चक्कर लगाने का टाइम होता है, तो क्या लगेगा πm/2। अब पाई भी यहाँ से निकाल ही चुके होगे, πm/2 लगा देना, या आप लोग ये भी लगा सकते हो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मान लो ना याद आया तो डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ की, πr। डिस्टेंस क्या होगी, आधा सर्कमफ्रेंस, अपॉन स्पीड क्या है, बस πr। तो ये लगा दो, r 5 है, b दिया ही हुआ
नहीं समझ में आया? करना है, जहां लगे कि लिखना हो लिख लो। आइए देखिए, सवाल है अगला। देखिए, ये आपकी बुक का क्वेश्चन 34 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। एक प्रोटॉन 1H1, एक न्यूट्रॉन 1H2 और एक अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस 2He4। तो एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल whose काइनेटिक एनर्जीज आर सेम। इनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर दी है। इंटर परपेंडिकुलरली अ मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या मान लोगे? तीनों सेम ही फील्ड में इंटर करते हैं। परपेंडिकुलरली मतलब जब अंदर घुसेंगे तो चक्कर लगाएंगे गोल गोल, सही है? तो कंपेयर दियर रेडियस, इनके रेडियस रेशियो पता करना है। इसका रेडियस क्या मान लो? इसका रेडियस रेशियो पता करना है क्वेश्चन में, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया। तो पहली बात तो मन में तुरंत ख्याल आ जाएगा, समझिए जुड़ गई क्या? देखिए, रेडियस का फॉर्मूला mv/qb, सभी लोग समझ लो, पहले लिखना छापना बाद में। रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। अब इसमें जो जो कांस्टेंट है पहले वो हटाते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। मास अलग अलग है, इसका मास m, इसका मास 2m, इसका मास 4m। नहीं समझ में आया? इनके चार्जेस, इसका कितना है? q, इसका q, इसका 2q। नहीं समझे मेरी बात? 1 नहीं है चार्ज, इस 1 का मतलब 1.6 × 10⁻⁹ q 2q m 2m 4m। ये मासेस का रेशियो हो गया इन सबका। तो मास अलग है, चार्ज अलग है, वेलोसिटी अलग होगी। क्यों? जरूरी नहीं काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो वेलोसिटी भी अलग है, मास तो अलग है ना। तो केवल यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम। तो अब हम लोग पहले काम करते हैं यूजिंग, आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, बेटा सुनो शेखर, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क इज फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? QV। K इक्वल टू क्या हो गया? यह है समझ में? और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो 2 × Q × V डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू v²। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई √2qv डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पे r के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दो। नाउ देखना, r इज इक्वल टू m/qb और v की जगह क्या लिखोगे? √2qv डिवाइडेड बाई। ये आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। अब इसमें से जो जो चीजें भैया देखो, ये मास स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो m² हो जाएगा। r इज इक्वल टू √, समझना, मास अंदर जाएगा तो मास स्क्वायर बन जाएगा। ये v पोटेंशियल बड़ा v है। चार्ज रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? चार्ज स्क्वायर बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? मास अंदर गया मास स्क्वायर, चार्ज अंदर गया चार्ज स्क्वायर, b को बाहर रखा हमने। एक q से q कट गया, एक m से m कट गया। r का फॉर्मूला 1/b √2mv डिवाइडेड बाई q। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब इसमें हमने क्या डिराइव किया? वो चीजों से रिलेट कर दिया फॉर्मूला जो गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड तीनों की क्या है? सेम। वोल्टेज तीनों का क्या है? सेम। काइनेटिक एनर्जी सेम दी थी, तो हमको एक गड़बड़ हो गई।
यहाँ पे बस काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन बना था। इतना नाटक करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर पोटेंशियल सेम होता तो इतना नाटक करते। यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी ही सेम दे दी, कोई बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv²। तो 2k डिवाइडेड बाई m इक्वल टू क्या हो गया? तो v का फॉर्मूला आ गया √2k डिवाइडेड बाई, पोटेंशियल तक चले गए थे हम, हमको लगा v दिया होगा, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल समझ में आ गया ये भी। अब रेडियस का क्या फॉर्मूला था? r इज इक्वल टू mv बाई qb। v की जगह क्या लिखोगे? √2k डिवाइडेड बाई, ये m अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो 1 बाई qb पड़े रहने दो, m² 2k बाई m, एक m से m कट गया, r का फॉर्मूला 1 बाई qb √2mk। बोलो ये बात समझ आई? अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है सुनना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, और 2 से कोई मतलब नहीं, मतलब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाई। बोलो ये बात समझ आई? नहीं समझ में आया? पक्का आ गया? अब तीनों का क्या निकालना था? रेडियस। रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, अंडर मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, अंडर रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ अल्फा। ये आया कि नहीं आया समझ? मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी जगह क्या लिखोगे? 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ, तो QP रहने दिया। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है? 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब इसमें जो जो कॉमन चीजें उड़ा दो, √m/q कट गया, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा √4/2, दैट इज 2/2, दैट इज क्या बचेगा? 1:√2:1। नहीं समझ में आया?